सुबह का समय और उस पर पक्षियों का चहचहाना मुझे बेहद पसंद है। उस पर चलने वाली ठंडी-ठंडी पुरवाई सब मिलकर मेरी सुबह को और खूबसूरत बना देते हैं। आप सोच रहे होंगे ना, कौन मैं क्या कोई उच्च अधिकारी हूँ, किसी जिले की जो खुद को इतनी महत्ता दे रही हूँ? तो बता देती हूँ, मैं कोई उच्च अधिकारी नहीं, बस एक साधारण सी लड़की हूँ जिसका नाम सोना है। मेघ के समान श्यामल वर्ण ये पहचान दी है मेरी पालक माँ अविवाहिता माँ मोनिका माँ जिसके आसपास ही मेरी दुनिया है। उनका मेरे पास आना किसी रहनुमा से कम नहीं था। मुझे जब से उनका साथ मिला तो मेरी दुनिया ही बदल गई थी। लोग कहते थे कि जन्म देने वाले माँ बाप ज्यादा लाड प्यार करते हैं, उससे ज्यादा हमें कोई नहीं दे सकता। यह बिल्कुल गलत कहते हैं, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है उसके आधार पर मैं कहती हूँ कि जरूरी नहीं कि रिश्ते सिर्फ खून के ही सच्चे होते हैं। रिश्तों में तो दिल से निभाते हैं, फिर चाहे खून के हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोनिका माँ, अगर आप मुझे नहीं मिलती और मेरा हाथ नहीं थामती, मुझे सहारा नहीं देती, तो आज मैं भी किसी रेड लाइट एरिया में लोगों का मनोरंजन का साधन बन खड़ी हो उनकी चुभने वाली नजरों के मन बेधने वाले शब्दों का शिकार हो रही होती। कितनी कठिन जिंदगी होती मेरी आपके बिना, जिसके बारे में मैं सोचकर भी रूहें कांप जाती है। एक 10 साल की लड़की थी मैं जब मैंने जीवन में दुखों के रंग देखे। क्या उम्र थी मेरी, मात्र 10 वर्ष। और रंग श्याम, एक मजदूर परिवार की 4 बहनों में दूसरे नंबर की लड़की। बड़ी बहन दिखने में अच्छी थी, सुंदर थी, तो सबको लाडली थी, और मैं श्यामल रंग की, इसलिए माँ बाप मुझे तरसते रहते। 2 भाई भी थे मेरे, अपना बचपना शान से जीते। जीजी मुझे 3 साल से बड़ी थी। उनसे छोटी एक और लड़की थी जो भगवान को प्यारी हो चुकी थी, इसलिए मुझ में और जीजी में इतना अंतर हो गया। जब सूरज डूबने पर सारी दुनिया सो जाती तो मेरी माँ पापा की बातें सन्नाटे तोड़ती, तो कभी कभी मेरे कानों में पड़ जाती। पापा अक्सर जीजी को बाजार दिखाने की बात किया करते थे, और माँ उनकी बातों को टालते हुए कहती थी, अभी क्या जल्दी है, अभी बाजार दिखाओगे लड़की को तो क्या मना मनचाही बात नहीं बनेगी। लड़कियों को सुंदरता के ही भाव हैं जमाने को, और अपनी लड़की के उभार तो अभी ढंग से नहीं हुए हैं, फिर भी महीने शुरू हो जाएं कुछ तो कुछ बात बने। उनकी बातें बाल सुलभ मन को कहाँ समझ आती, वो किस बारे में बात कर रही है। इतनी समझ कहाँ थी कि बाजार में दिखाने के नाम पर हमारे समाज का एक विशेष तबका मजबूरी में या रिवाज के नाम पर अपनी लड़कियों को दुल्हन वाले हाट में बेच देता है, जो या तो उन्हें ऐसे घरों में पहुंचाते हैं जिन घरों में चिरागों की रोशनी मौजूद नहीं हो, या फिर उनसे खेल कर वेश्यावृत्ति के कारोबार में धकेल देते हैं। लड़कियों के जन्म पर वहां उत्सव इसलिए मनाए जाते हैं ताकि आगे आर्थिक लाभ हो सके। एक दिन सुबह सुबह माँ जीजी को खूब सजा संवार रही थी। जीजी भी खूब मन से सज रही थी। लाल लाल लिपस्टिक, माथे पर बिंदी, तो कानों में झुमके, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल, दुल्हन की तरह श्रृंगार किया गया दीदी का। दीदी को इतना संवारता देख बाल मन भी ललचा। मैं माँ से सजने की जिद करने लगी। माँ ने खिसिया कर गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। फरमान सुनाते हुए कहने लगी, संजना, संवरना तो गोरी लड़कियों को शोभा देता है, तुझ सज संवार कर तमाशा थोड़ी ही बनाना है। अपना बाल सुलभ मन कहाँ बाकी बातों को बुरा मानता है। सो मैंने भी माना। फिर सज संवर कर जीजी के साथ जाने की जिद करने लगी। वहीं पैर पटक कर बैठ गई, और मैं माँ पापा को गुस्सा दिखाने लगी। बाजार देखने का मन में जो मोह जोर पकड़ रखा था, मेरे मोहल्ले पड़ोस की लड़कियों को बाजार में जाते देखती थी, लेकिन बाजार से वापस नहीं आती दिखती थी। मन सवालों से घिर जाता था मेरा। आखिर बाजार में ऐसा क्या था जो सब वहां सज संवर कर तो जाती थी लेकिन लौट कर नहीं आती थी। कितनी ही रस्में कराई जाती थी घर से निकलते समय। धापे देना जो सुख समृद्धि का प्रतीक था, वहीं अनाज की बारिश कराना जिसे उनके घर में जाने के बाद भी धन धान्य से परिपूर्ण रहे, द्वार पर गौ पूजा, और अंत में मुड़ कर न देखना। न जाने कितनी ही रस्में निभाकर लड़की जाती थी। ठाठ से सवारी निकलती और सड़क पर जाकर एक गाड़ी में लड़की पिता के साथ बैठ जाती। फिर लौटकर चेहरे पर प्रसन्नता के भाव दिखे, उसके पिता ही लौटकर आते। वो लड़की बाजार की गलियों में नहीं जाने कहाँ गुम हो जाती, और मैं सोचा करती उसे रास्ता नजर नहीं आया, या फिर कोई दूसरा रास्ता पकड़कर दूसरे रास्ते पर चली गई किसी गुमनाम मंजिल की तलाश में। क्या बाजार की रौनक इतनी लुभावनी होती है जो एक बार जाने के बाद वहां से निकलने का मन ही नहीं करता। मैं इन्हीं जवाबों की तलाश में अपने बालमन को भटकाए रहती, लेकिन उचित जवाब नहीं मिलता जो मेरी बालमन की जिज्ञासा को शांत कर सके। अपने छोटे से घर के आंगन में पैर पटक कर बैठी हुई मैं जब चुप नहीं हुई तो पापा यह कहकर बाजार ले गए कि बहन का मोह है, शायद इसलिए जिद कर रही। एक बार दिखा ही लाता हूँ, इससे हमें यह भी पता चल जाएगा कि छोरी को आगे पालना भी है या नहीं। उस पल मासूम मन में ये बातें समझ नहीं आई थी कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। मेरे पिता ने खुद ने ऐसा किया, क्या सच में वो मेरे पिता थे, या मोल लिया था मुझे, या फिर यूं सड़क से उठाकर पाल रहे थे। पापा की बात सुनकर मन खुशी से बावरा हो उठा। मैं भी जीजी के साथ हाट जाऊंगी। अब मुझे पता चल जाएगा कि हाट में सजी सवरी लड़कियां वापस क्यों नहीं आती है। मैं थोड़ा बहुत लाली लिपस्टिक लगाकर पापा के और जीजी के साथ हाट में निकली। रास्ते में जो भी जान पहचान का मिलता
मैं उनसे मुस्कुराते हुए उत्साह उत्साह में दुआ सलाम करने लगती, हालचाल पूछ लेती। हालचाल पूछते-पूछते मेरी नज़र गाड़ी के दूसरे छोर पर बैठी जीजी पर पड़ी, जो डरी सहमी घबराई सी सिमटी सी बैठी हुई थी। उनको देखते ही मेरी सारी खुशियाँ फुर हो गई। मन में ख़्याल आया कि अब इस फतेह-तिश्त में मेरी जीजी भी शामिल हो जाएगी। बाज़ार की उन गलियों में मेरी जीजी भी घूमने निकल जाएगी, फिर कभी लौटकर वापस घर नहीं आएगी। सोचकर मन भर गया मेरा। मैं जीजी के गले लग गई। जीजी भी मुझे और पापा को साथ में ले रोने लगी। फिर हाट में कौड़ियों के भाव जाना पड़ेगा, ऐसी बिरादरी में हमारी नाक कटाएगी। मुझ पर चिल्लाते हुए पापा ने मुझे जीजी से अलग कर कहा। मैं चुपचाप जाकर एक और बैठ गई। कुछ देर बाद पापा ने गाड़ी रुकवाई और मैंने उत्साहपूर्वक पूछा, नजर उठाकर देखा तो वह हाट बिल्कुल अलग जान पड़ा मुझे। वहां न कोई खिलौने की दुकान नहीं, न कोई मिट्टी के बर्तनों की भारी सजावट टपरी, न ही कपड़े लत्ते दिखाई दिए और न ही कहीं आटादार के ढेर दिखाई दे रहे थे। उस हाट में बस एक ही बात नजर आ रही थी कि वहां पर जीजी की तरह कुछ सजी संवरी लड़कियां बनी ठनी हुई बैठी खड़ी थी, जिनके आसपास कुछ लोगों की भीड़ थी। उनके साथ इक्का दुक्का महिलाएं भी थी, जो लड़कियों को अपने साथ कपड़ों की चार दीवारी से बनी झोपड़ी में ले जाती, कुछ देर बाद वापस ले आती। फिर वो साथ आए व्यक्ति से इशारे में कुछ कहती, बनी ठनी लड़की के पिता की ओर एक सफेद लिफाफा बढ़ाती, जिसे लेकर वो लड़की को उनके साथ भेज देते। ये कैसी रीत है, क्या रिवाज है, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाल मन में अपने बचपन की हमराज जीजी से बिछड़ने का ख्याल दुखी करने लगा। कुछ ही देर में जीजी के साथ भी वही घटना घटने लगी। मैं दूर से दूसरी लड़कियों के साथ घटना देख रही थी। मेरी जीजी को भी एक महिला उसी कपड़ों की चारदीवारी में ले जाना पड़ा। वहां जाकर क्या होता था मुझे नहीं पता था। जिज्ञासा हुई कि जानने की कोशिश करूं। मैं भी जीजी के पीछे चली गई। अंदर जाकर एक महिला दूसरी महिला की अस्मिता मापते हुए पाया। बाल मन या दृश्य देखते हुए मैं तुरंत दौड़कर बाहर चली आई, सहम कर अपने पापा के पीछे खड़ी हो गई, इस उम्मीद से ज्यादा कि पापा के पीछे मैं सुरक्षित रहूंगी। लेकिन गलतफहमी थी ये मेरी। मैं समाज के जिस तबके के आई थी, सुरक्षित वहां कोई नहीं था। कुछ ही देर में जीजी चली गई। उनके चेहरों के भाव देख मैंने मन को समझाने की कोशिश कर रही थी। इतना समझ आया कि मुझे जीजी को उस महिला के साथ अंदर होना अच्छा नहीं लगा था। उस महिला के साथ जो व्यक्ति खड़ा था वो लगातार मेरी ओर ही देख जा रहा था। उसका घूरना मुझे कतई अच्छा नहीं लगा। घबरा कर ये सोच पापा के पीछे छुप गई मैं, अब मुझे कोई नहीं देख पाएगा। पर महिला के साथ खड़े व्यक्ति से बात करने लगी और मैं अपने ख्यालों में उलझी। चारों ओर देखकर हाट के नियम समझने की कोशिश करने लगी। हाट का एक नियम मुझे समझ आ गया था कि एक बार लड़की को उन गुम चार दीवारियों के अंदर जाना जरूर होता था। मैं सोचकर गुम थी कि तभी कुछ देर में पापा की आवाज सुनाई दी। मुझे कह रहे थे कि श्यामली, तू बहुत किस्मत वाली हो जो तुझे जीजी के साथ रहने को मिलेगा। अब तू हमेशा अपनी जीजी के साथ ही रहेगी। सुनकर अच्छा लगा, लेकिन फिर मैं बाकी सबसे दूर हो जाऊंगी, ये सोचकर मन डर से लिपट गया। उस आदमी ने पापा को एक लिफाफा थमाया। पापा ने हंसते हुए थाम लिया। जीजी और मैं उस औरत के साथ आए और एक आदमी के साथ चल दी, जो हमें कुछ ही दूर खड़ी गाड़ी के पास ले गया। वो महिला हमारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही थी, चेहरे पर मधुर मुस्कान और आंखों में प्यार लिए। उस औरत ने जीजी का हाथ थाम लिया और उसके साथ गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठ गई। मैं भी जीजी के बगल में ही बैठ गई। उस आदमी ने गाड़ी दौड़ा दी, जो एक बड़े से घर के सामने जाकर रुकी। हम सब गाड़ी से उतरकर अंदर गए। सब कुछ नया सा लग रहा था। एक छोटे मजदूर की तबके की झोपड़ी से निकलकर अचानक बड़े घर में आना एक सपने जैसा ही था मेरे लिए। ऐसा सपना जिसका ख्वाब देखना कोई गुनाह नहीं, लेकिन उसके पूरे होने का तरीका किसी गुनाह से कम भी नहीं। मेरी जीजी और मैं दोनों अंदर चली आई। वो घर बेहद ही खूबसूरत था, जिसमें सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी। घर में ही पास में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जिसे देखते ही हमारे साथ आए हुए लोगों को देखते हुए सलाम किया और हमसे भी करने को कहा गया। उस औरत ने हम दोनों को ही अपने पास बुलाया और जीजी की ओर घूरते हुए वो साथ आई औरत से कहने लगी, रूपाली, अच्छे से माप तोल करके ही लाई हो ना? इस लड़की को इस घर की वंशवेल बढ़ाने में सक्षम होवेगी कि नहीं? दिखने में तो सुंदर लग रही है, कोई दाग धब्बा तो नहीं शरीर पे? सुनकर कई सवाल मन में भर आए। वो बूढ़ी औरत किस बारे में बात कर रही है और जीजी को उस घर में क्यों लेकर आई है? वहीं पता चला कि औरत का नाम रेवती है, जो उस बूढ़ी औरत से कह रही थी, सब देख कर लाई हूँ, मालकिन नहीं रखेल को, मालिक को भी ये ही बाई है। अब आप समय का दिखवा लें। गुरु महाराज से कब किस घड़ी किस नक्षत्र में इनका मेल करवाना है। जैसे कि अचानक ही मेरी दुनिया बदल गई। वहां मैं उठने बैठने खाने पीने रहने का सारा तरीका अलग था। मुझे कुछ समझने में देरी हो रही थी। बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई दी, जो फोन पर किसी से बात करते हुए कह रही थी, गुरुजी, जैसा आपने कहा वैसा ही किया गया। दुल्हन वाले हाट से छोरे के वास्ते लड़की चुनकर लाई है। अब आप ही सही समय देखकर बता दे कि किस समय दोनों का मेल सही रहेगा। सुनकर मैंने जीजी की ओर देखा, जो मेरे साथ घबराई सी खड़ी थी। शायद उन्हें समझ आ गया था वहां किस बारे में बात हो रही है। कुछ देर बात कर बूढ़ी औरत ने फोन रख दिया और रूपाली से कह कमरे में ले गई। जीजी के साथ मैं जाने लगी तो मुझे वहीं खड़ा रहने के लिए कहा गया। बूढ़ी औरत की सुनकर मैं वहीं एक और सिमट कर खड़ी रह गई। जो ये
मेरी एक अबूझ पहेलियों की शुरुआत भर ही थी। मैं वहीं खड़ी थी, तभी एक बार फिर से नजर आई व्यक्ति पर पड़ी, जो अभी भी मुझे ही घूरे जा रहा था। उसके चेहरे के भावों को देखकर मन सहम गया मेरा। उस बूढ़ी औरत के कहने पर वो व्यक्ति वहां से चला गया और मैं वहीं खड़ी रह गई। कुछ देर बाद रूपाली फिर से आई और मुझे अपने साथ ले गई। घर की साफ सफाई का काम मुझसे कराने लगी और मैं डरी सहमी उस कार्य को चुपचाप करने लगी। एक दिन कार्य करते हुए कानों में जीजी की चीखें सुनाई पड़ रही थी, जिसे सुन मैं उनके पास जाने के लिए आगे बढ़ गई, लेकिन रेवती ने मुझे रोक दिया। नहीं समझ आया ऐसा क्यों किया उसने। बहुत गिड़गिड़ाई जीजी के पास जाने देने के लिए, लेकिन नहीं जाने दिया। धीरे धीरे रोज ये सिलसिला बन गया। बात बात पर डटना, गलती होने पर समझाने की जगह उठा देना, घर के सारे काम करवाना रोज का काम हो गया था मेरा। धीरे धीरे वहां रहने से डरने लगी थी मैं, और मेरी जीजी दोनों इस दुनिया की चार दीवारी में कैद होके रह गई थी। महीनों हो गए थे एक ही घर में रहते हुए भी मैं अपनी जीजी से नहीं मिल पाई थी। उनके बारे में कुछ खबर नहीं थी मुझे, और वो कैसी है। उनके कमरे में जाने की मुझे मनाही थी। एक दिन मैं घर के कार्य कर रही थी, तभी मेरी निगाह दूर से घूर रही दो आंखों पर बड़ी वासना से भरी उन आंखों को जब मैं भूल नहीं पाई। कुछ ही देर ताकते रहने के बाद वो आंखें वहां से चली गई, लेकिन मेरा मन सहम गया। उस दिन एक बार फिर रेवती मेरे पास आई और मुझे बना संवारने लगी। उस समय तक इतना मुझे समझ आ गया था, ये बनाव श्रृंगार यूं ही नहीं किया जाता है, इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होती है। मेरी जीजी को भी यूं ही बनाव श्रृंगार कर यहाँ लाया गया। उसके बाद से उन्हें कभी कमरे के बाहर नहीं निकलने दिया गया। हिम्मत कर मैंने रेवती से इस बारे में पूछा। रेवती ने मुझे डपटते हुए कहा, तू छोटे घर की लड़कियों के लिए सवाल पूछना उचित नहीं है। मैं चुप रह गई। नहीं समझ आया मुझे क्यों उचित नहीं है हमारा सवाल पूछना। और ये छोटा बड़ा घर ही तो होता है, इंसान तो एक जैसा ही होता है, हाड़ मांस की चमड़ी में लिपटा हुआ, जिसकी रंगों में लाल खून बहता है। वो छोटे बड़े इंसानों को मैं जब जब चीजें जैसी जैसी होती है तो फिर घर छोटे बड़े का फर्क जान पड़ता है। नहीं जवाब मिले मुझे और मैं चुप रह गई। कुछ देर बाद बनाव श्रृंगार के बाद रेवती भी मुझे एक कमरे में ले जाकर छोड़ आई। उसके बाद इस कदम से मैं सहम गई थी। जीजी के साथ भी ही ऐसा ही किया गया था। अब मेरे साथ भी वही प्रक्रिया दोहराई जा रही थी। एक 11 बरस की लड़की जिसे अभी किसी ने सही गलत समझाया नहीं था, स्कूल का मुंह नहीं देखा, कैसे समझ आता अलग कुछ पलों में उसकी अस्मिता पर प्रहार होने को है। खेलने पढ़ने की उम्र में उसे जीवन के विभत्स रूप देखने को मिलेंगे। मैं बनी ठनी कमरे में रखी चीजों को देख रही थी, जो पास में उस घर में रहते हुए मैंने कभी नहीं देखी थी। फूलों वाला नरम बिस्तर, उसके ऊपर एक और रखी कांच की बोतल जिसमें पानी जैसा कुछ रखा हुआ था। बोतल के पास रखा एक छोटा सा पैकेट जिसमें क्या था मुझे कुछ पता नहीं। कुछ ही देर में दरवाजा दोबारा खुला और एक आदमी चेहरे पर मुस्कान रखे अंदर चला आया। वो वही आदमी था जिसे मैंने कुछ ही घंटों पहले देखा था। डर के कारण पीछे कदम हटाने लगी और वो चेहरे पर कुटी हंसी हंसते हुए आगे बढ़ने लगा। मैं सहम गई थी। मेरा मन अगले ही पल उसकी गिरफ्त में थी और छूटने के लिए विनती कर रही थी, लेकिन गिरफ्त से छूटना रखेलों की किस्मत में कहाँ था। कसमसा कर रह गई मैं। 11 वर्ष की उम्र में बलात्कार का दंश झेलना पड़ा। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ गया तो बेसुध हो गई मैं। जब आंख खुली तो खुद को एक रेल की बोगी में कंबल में लिपटा हुआ पाया, अनजान जगह पर और अनजान लोगों की भीड़ देख मन सहम गया। बदन दर्द कर रहा था। जैसे तैसे उठकर बैठ गई। खुद पर नजर डाली तो सवस्त्र उन्हीं दुल्हन वाले वस्त्रों में पाया। कहाँ थी मैं और कैसे यहाँ पहुंची, यहाँ तक के सवालों की झड़ी मन में लग गई थी। खुद में सिमटी हुई रेल की बोगी में बैठी यात्रियों की ओर ताक रही थी। रेल रफ्तार से दौड़ रही थी और मेरी किस्मत ने जाने किस गुमनाम मंजिल की तलाश में निकली थी जो रूठ चुकी थी। खड़गिया से लाकर किस्मत ने दिल्ली पटक दिया। रेल रुक चुकी थी और मैं सहमते हुए रेल से नीचे उतर आई। शरीर बेहिसाब दर्द कर रहा था। भूख प्यास के कारण जवाब देता जा रहा था। जान ने पहचान, मंजिल का ठिकाना नहीं। ये अकेले भीड़ में चलती हुई मैं एक बेंच पर जाकर बैठ गई। कुछ समझ में नहीं आया था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं। जाने कितनी रेलगाड़ियां आई और कितनी गई। मैं वहीं बैठी उनको देखती रही। पास ही पानी की टंकी थी, सो पानी पिया तो भूख के कारण पेट दर्द करने लगा। पेट पकड़कर वहीं बैठ गई। दिन से रात हो गई, लेकिन मैं वहीं बैठी चारों ओर देख रही थी, इस उम्मीद से शायद ईश्वर की रहनुमा को भेज कर मदद कर दे। कुछ देर बाद आंखों के सामने किसी ने हाथ में सफेद रुमाल झटका और मैं मूर्छित हो चली गई। जब आंख खुली तो खुद को एक बार फिर बड़े से घर में पाया, जहां फिर सजी संवरी महिलाएं दिखाई दी, जिन्हें देख इतना तो समझ में आ गया कि मैं एक बार फिर ऐसी जगह पर हूँ जहां लड़कियों को सजा संवरा कर एक कमरे में भेज दिया जाता है और फिर वही दर्द वेदना शरीर को सहनी पड़ती है। सिमट गई मैं खुद में। मेरा मासूम बचपन उस सजी संवरी मुकुटों वाली लड़कियों में खो चुका था। मन उस विभत्स दृश्य को याद कर सिहर गया और मैं वहां से भागने के बारे में सोचने लगी।
इतना सरल नहीं था वहां से भागना। चारों ओर देखती हुई मेरी नजर घर की खिड़कियों पर पड़ी और मैं उन्हें देख उम्मीद से भर गई, शायद यहाँ से भाग सकूं। मैं सबके सोने का इंतजार करती रही, लेकिन चौबीसों घंटे होने पर भी वहां रौनक कम नहीं हुई। उस घर में उतनी ही चहल पहल थी और कुछ रास्ता ढूंढने लगी। निकलने के लिए कुछ समझ में नहीं आया तो अपनी किस्मत समझ उसे स्वीकार कर बैठ गई। अभी इतनी उम्र नहीं थी सो मुझे लोगों के बीच नहीं भेजा जाता था, लेकिन महीने में एक बार लड़कियों के साथ अदाई सीखने के लिए जरूर भेजा जाता था। मेरे साथ कुछ और लड़कियां भी थी जो मेरी तरह ही मजबूरी में वहां थी। उम्र बढ़ने के साथ साथ समझ बढ़ती गई। इसी समझ के साथ वहां से एक बार फिर लड़कियों के साथ बाहर जाते समय भागने की जुगत लगाई। जब लड़कियां अपने कार्य पर थी और मैं उनके साथ उनके ही लोगों से बातें करने के तरीके और फिर चलने फिरने के तरीके सीख रही थी, तभी चुपके से एक गाड़ी में जाकर छुप गई और वहां से निकल रही थी। किस्मत एक बार फिर मुझे ले जाकर दूर ले जा रही थी, लेकिन कहाँ, इस बात से मैं पूरी तरह अनजान थी। कुछ देर बाद गाड़ी फिर एक घर के सामने रुकी, जो दिखने में अच्छा था लेकिन ज्यादा बड़ा नहीं। मैं डरी सहमी उस गाड़ी में ही दुबकी रही। आसपास कोई नहीं है। पूरी संतुष्टि होने के बाद मैंने झांक कर देखा तो गाड़ी बंद हो चुकी थी और मैं अंदर फंस चुकी थी। कुछ ही देर में नजर सामने से आती हुई एक महिला पर पड़ी, जिसके हाथ में पर्स था और आंखों पर चश्मा। उसके पास आने पर एक बार फिर मैं गाड़ी में छुप गई और वो औरत गाड़ी में बैठी और एक बार फिर गाड़ी चलने लगी। फिर मन आशंका से भर गया और मुझे खांसी आ गई, जिसे सुन उसने झटके से गाड़ी रोकी और गाड़ी को चेक करते हुए उन्होंने मुझे देखा। मैं डरी सहमी सी एक कोना पकड़ ली थी। उसने मेरी हालत देख शायद अनुमान लगा लिया था कि कहाँ से जाए। उसकी पारखी नजरों का कमाल था। जो मेरे अंदर छुपे डर को उन्होंने पहचान लिया था। वो महिला कोई और नहीं, मिस मोनिका ही थी। उन्होंने मुझे देख कुछ नहीं कहा और शांत बैठे रहने को कहा। उन्होंने एक बार फिर गाड़ी दोहरा दी। पिछले 1.5 सालों में मैं इतना कुछ देख और अनुभव कर लिया था, किसी पर सहज भरोसा नहीं होता। मन में विचार आ रहा था कि मैं एक बार फिर किसी मुसीबत में फंसते जा रही हूँ। एक अकेली किशोरी के लिए जितना जीना कहाँ आसान था। मैं वहीं गाड़ी के पास बैठी हुई गाड़ी रुकने का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी तो वो मोनिका जी मुझे एक जगह लेकर आई जहाँ मेरे जैसे ही और भी बच्चे थे। मुझसे ने डरने को कहते हुए मिस मोनिका ने मुझे वहां एक कमरे की ओर ले जाने लगी, जिस पर दरवाजा देखते ही मेरे कदम रुक गए और मेरी दशा को समझते हुए मोनिका जी ने मुझे वहीं पास पड़ी बेंच पर ले गई और वहां बैठाकर खुद भी बैठ गई और वहां मुझसे कुछ पूछने लगी। मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मोनिका ने मुझसे मेरे बारे में पूछने लगी। पहली बार किसी ने सर पर हाथ रख इतने धैर्य और प्यार से कुछ पूछा था। मेरा डर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन भरोसा अभी भी नहीं कर पा रही थी उन पर। मिस मोनिका मेरी परेशानी समझ उस जगह के बारे में बताने लगी। वहीं पता चला कि वो एक बाल सुधार गृह था, जिसमें वो बच्चे वहां रहने आते थे जो कम उम्र में किसी अपराध में लिप्त थे। वहां उन्हें भेजकर सही गलत की शिक्षा दी जाती थी। मिस मोनिका वहां की एक कर्मचारी थी जो नियमित रूप से उन बच्चों से मिलने के लिए आती थी, उनके साथ समय व्यतीत कर उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। मैं वहीं बैठी हुई सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। मिस मोनिका ने मुझे काफी देर तक इधर उधर की बातें बताती रही। कभी वो मुझे उन बच्चों के बारे में बता रही थी तो कभी वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों के बारे में बता रही थी। वहां खाने खाने का समय हुआ तो वहां से सब बच्चे एक पंक्ति में लाइन लगाकर खड़े हो गए और वहां जाने लगे खाने के लिए। मिस मोनिका ने मुझे भी वहां से उनके साथ ही ले गई और भोजनालय कक्ष में जाकर जब सब इकट्ठे हो पंक्ति में बैठ भोजन करने लगे तो मिस मोनिका और बाकी कर्मचारी भी उनके साथ ही बैठ गए और भोजन करने लगी। उनके व्यवहार में मैं सहज होने लगी और थोड़ी विश्वास भी करने लगी थी। भूख जोरे से लगी थी सो झिझकते हुए मैं भोजन करने लगी। मिस मोनिका मुझसे बातें करते हुए कह रही थी कि धीरे धीरे सहज हुई और उनसे खुलकर बातें करने लगी। मैंने उन्हें अपने अतीत के बारे में बताया, जिसे सुन वो मुझे समझाते हुए बोली, सोना, अतीत सबका होता है। हम उस अतीत को पकड़कर वर्तमान की खुशियों को नहीं भूल जाना चाहिए, बल्कि में अतीत को छोड़कर हर पल को मुस्कुराते हुए जीना चाहिए। सोना, नाम सुन। मैं बोली, मेरा नाम सोना नहीं। मिस मोनिका कहने लगी, रूपाली अब नहीं रही सोना। मेरा श्यामल वर्ण वाली मिस मोनिका की बातों ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मैं अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी। मिस मोनिका मेरे साथ बातें करती, खेल खेलती, अच्छे बुरे इरादों के बारे में पहचान करना सिखाती। उनसे मिलकर मुझे समझ में आया
कि वास्तव में माँ कैसी होती है। मिस मोनिका को मैं माँ कह संबोधित करने लगी। मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता था, सो पढ़ाई लिखाई भी करवाने लगी। धीरे धीरे मुझे पढ़ाई लिखाई की महत्ता समझने आने लगी। समय गुजरने के साथ ही मिस मोनिका मुझे अपने साथ अपने घर ले गई, जहाँ मुझे पता चला कि मैं जिसकी गाड़ी में छुपकर वहां आई थी, वो व्यक्ति उनका भाई था जो उधर से गुजर रहा था। मैं मिस मोनिका और उनके भाई के साथ रहने लगी। धीरे धीरे पढ़ना लिखना सीख गई। तब मुझे पता चला रिवाज के नाम पर मेरे साथ, मेरे जैसी लड़कियों के साथ होता था, वो सब गलत था। शिक्षा की कमी के कारण विशेष तबके के लोग इस प्रथा को अभी तक निभा रहे हैं। मिस मोनिका से इन बातों के बारे में बात की तो और हमने साथ मिलकर इस प्रथा के विरुद्ध कदम उठाने का निर्णय लिया, जहां मैंने संघर्ष के जरिए दुल्हन वाले हाट को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी। साथ ही अपनी वास्तविक पहचान बताए बिना मिस मोनिका की मदद से उन सबको शिक्षा का महत्व समझाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाने लगी, जिस बारे में अब प्रयास जारी है। इसी कदम में एक दिन हम अवश्य ही सफल होंगे।